करेंगे। अभी मैंने आपको ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों के बारे में बताया था, ठीक है। आज फिर हम यहाँ पर पढ़ेंगे ग्रामीण बस्तियों की जो समस्याएं हैं उनके बारे में। विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों की संख्या अधिक है एवं इनके आधारभूत ढांचा भी अविकसित है। देखिए, यदि मैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की यहाँ पर बात करती हूँ तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो ग्रामीण बस्तियाँ हैं उनकी संख्या क्या है, अधिक है एवं उनकी आधारभूत ढांचा भी जो है वह अविकसित है। ये नियोजकों के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती है और सुअवसर भी प्रस्तुत करते हैं। विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों में जल की आपूर्ति भी पर्याप्त नहीं है। विकासशील देशों में यदि मैं ग्रामीण बस्तियों की बात करती हूँ तो वहाँ जो है जल से संबंधित समस्याएं भी हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो जल की आपूर्ति है वह भी पर्याप्त नहीं है। पर्वतीय एवं शुष्क क्षेत्रों में निवासियों को पेयजल हेतु लंबी दूरियां तय करनी पड़ती हैं। पर्वतीय व शुष्क क्षेत्रों की यदि मैं बात करती हूँ तो वहाँ हम कह सकते हैं कि निवासियों को पेयजल हेतु लंबी दूरियां भी तय करनी पड़ती है। जल जनित बीमारियाँ जैसे कि हैजा है, पीलिया है आदि सामान्य समस्या है। दक्षिण एशिया के देश प्राय बाढ़ एवं सूखे से ग्रस्त रहते हैं। सिंचाई सुविधाएँ कम होने से कृषि कार्य पर भी प्रभाव पड़ता है। सिंचाई की सुविधाएं यदि कम होंगी तो उससे कृषि जो है वह भी अच्छे तरीके से नहीं होगी और जो फसलों का उत्पादन है वह कम हो जाएगा। शौच घर एवं कूड़ा कचरा निस्तारण की सुविधाएं जो हैं वह नगण्य है। शौच घर और कूड़ा कचरा की सुविधाओं की बात करूँ तो वो नगण्य है। नगण्य अर्थात ये कह सकते हैं बिल्कुल ही ना के बराबर है, जिससे इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएँ रहती हैं। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएँ रहती हैं। मकानों की रूपरेखा एवं उनके लिए प्रयुक्त होने वाली गृह निर्माण सामग्री हर परिस्थिति प्रदेश से भिन्न होती है। देखिए, मकानों की रूपरेखा एवं उनके लिए प्रयुक्त होने वाली गृह निर्माण जो कच्ची सड़कें, आधुनिक संचार के साधनों की कमी भी यहाँ की प्रमुख समस्या है। देखिए, कच्ची सड़कें हैं और जो आधुनिक संचार के साधनों की यहाँ पर कमी है, ये भी यहाँ की प्रमुख समस्याएं हैं। वर्षा ऋतु में इन क्षेत्रों का संपर्क आसपास के क्षेत्र से कट जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो कच्ची सड़कें होती हैं, ठीक है, तो वो वर्षा ऋतु में कार्य नहीं करती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो इनका संपर्क है वह वर्षा ऋतु में आसपास के क्षेत्रों से कट जाता है, जिससे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने में गंभीर कठिनाइयां उपलब्ध हो जाती हैं। विशाल ग्रामीण जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना भी कठिन हो जाता है। यह समस्या उस समय और विकट हो जाती है जब ग्रामीणीकरण उचित प्रकार से नहीं हुआ हो और विशाल क्षेत्र में मकान दूर तक विकसित हो। अब देखिए, यहाँ बात करते हैं नगरीय बस्तियों की। तीव्र नगरीय विकास एक नूतन परिघटना है। कुछ समय पूर्व तक बहुत ही कम बस्तियाँ कुछ हजार से अधिक निवासियों वाली थी। देखिए, तीव्र जो नगरीय विकास का है वह एक नई परिघटना है, एक नूतन परिघटना है। वे कुछ समय पूर्व तक बहुत ही कम बस्तियां कुछ हजार से अधिक निवासियों वाली थी। प्रथम नगर बस्ती जो लंदन के नगर की जनसंख्या लगभग 1810 ईस्वी तक 10 लाख हो गई थी। 1982 में विश्व में करीब 175 नगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले थे। 1800 में विश्व की केवल 3% जनसंख्या जो है वह नगरीय बस्तियों में निवास करती थी, जबकि वर्तमान समय की यदि हम यहाँ पर बात करें तो नगरों में निवास करने वाली जो कुल जनसंख्या है वह 54% है। ठीक है, यह आपको एक तालिका दी गई है आपके इसमें। तो देखिए, तालिका में हमें क्या रिप्रेजेंट किया गया है, अलग अलग ईयर का हमें नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बताया गया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 1800 में कितनी थी, 3% थी। ठीक है, 1850 में कितनी थी, 6% थी। ऐसे ही 1900 में 14%, 1950 में 30%। ठीक है, ऐसे ही यदि हम यहाँ पर देखें तो 2017 में कितनी थी, यहाँ पर कुल 54% जनसंख्या ऐसी है जो नगरों में निवास करती है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं, जैसे हमने ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण देखा था, ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। नगरीय क्षेत्रों की परिभाषा एक देश से दूसरे देश में भिन्न है। वर्गीकरण के कुछ सामान्य आधार जनसंख्या का आकार, मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय एवं प्रशासकीय ढांचा है। जनसंख्या का आकार देखिए यहाँ से,
देखिए, व्यावसायिक आधार पर, प्रशासन के आधार पर व जनसंख्या के आधार पर नगरों को विभाजित किया गया है और ये फैक्टर्स जो हैं वह अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग तरीके से हैं। तो जनसंख्या के आकार की बात करते हैं हम यहाँ पर। नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए अधिकतर देशों ने इस दंड को अपनाया है। जो मोस्टली कंट्री हैं उन्होंने जो पॉपुलेशन फैक्टर है उसके बिहाफ पे मतलब नगरीय जनसंख्या को विभाजित किया है। नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में आने के लिए जनसंख्या के आकार की निचली सीमा देखिए, नगरीय क्षेत्र में आने के लिए, ठीक है। अब हम अलग अलग कंट्री में देखेंगे कि वहाँ पर जनसंख्या की सीमा कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ यदि हम देखें तो यहाँ पर निचली सीमा कोलंबिया में 1500, अर्जेंटीना एवं पुर्तगाल में 2000, संयुक्त राज्य अमेरिका व थाईलैंड में 2500 व भारत में 5000 तथा जापान में 30,000 व्यक्ति हैं। भारत में जनसंख्या के अतिरिक्त जनसंख्या घनत्व भी 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। देखिए, यदि ये अलग अलग कंट्री के बारे में दिया गया है और यदि यहाँ पर हम भारत की बात करें तो भारत में एक नगर की स्थापना होने के लिए कम से कम 5000 जनसंख्या की रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात, यहाँ पर एक दूसरा तत्व भी निर्धारित किया गया है नगरीय जनसंख्या के लिए कि वहाँ का जो घनत्व है वह घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। साथ ही साथ गैर कृषि कार्यों में लगी जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जाएगा। मतलब नगरीय जनसंख्या में प्राइमरी एक्टिविटीज़ वाले इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। वो किस कैटेगरी में इन्वॉल्व हैं ये चीज़ भी यहाँ पर देखी जाएगी, या वे कृषि कार्य के अलावा किसी अन्य कार्य में लगे हुए होने चाहिए। ये फैक्टर भी इस चीज़ के लिए नोट किया जाएगा। विभिन्न देशों में जनसंख्या घनत्व अधिक या कम होने की स्थिति में घनत्व वाला मापदंड उसी के अनुरूप घटा या बढ़ा लिया जाता है। अब यहाँ हम देखेंगे डेनमार्क, स्वीडन एवं फिनलैंड में 250 व्यक्तियों की डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड में 250 व्यक्तियों की जनसंख्या वाले सभी नगरीय क्षेत्र कहलाते हैं। देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें तो जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व कितना 250 है तो वो कंट्री कौन सी है? डेनमार्क है, स्वीडन है, फिनलैंड है, ठीक है। आइसलैंड में नगर होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या 300 मनुष्य होने चाहिए। वे कनाडा व वेनेजुएला में यह जो घनत्व है वह कितना होना चाहिए? 1000 व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे व्यावसायिक संरचना के बारे में। जनसंख्या के आकार के अतिरिक्त कुछ देशों में जैसे भारत में प्रमुख आर्थिक गतिविधियों को भी नगरीय बस्तियां निर्दिष्ट करने के लिए मापदंड बनाया गया है। देखिए, जनसंख्या के आकार एक फैक्टर है जिसके आधार पर हम नगरों को वर्गीकृत करते हैं, लेकिन कुछ कंट्री ऐसी हैं जहां पर उनका जो व्यावसायिक संरचना है उसके आकार पर या उसके आधार पर भी नगरीय बस्तियां जो है उन्हें निर्दिष्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे इसी प्रकार जैसे भारत में है और इटली में भी इसी बस्ती को नगरीय कहा जाता है, जिसकी आर्थिक रूप से उत्पादक जो जनसंख्या है उसका 50% जो है वह गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। और भारत के लिए यह मापदंड कितना है? 75% है। मीन्स कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमारी पॉपुलेशन का जो हमारी नगरीय पॉपुलेशन होगी उसकी कम से कम 75% जो पॉपुलेशन है वह कृषि के अलावा किसी और कार्य में संलग्न होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए प्रशासन। कुछ देशों में किसी बस्ती को नगरीय बस्ती में वर्गीकृत करने हेतु प्रशासनिक ढांचे को मापदंड माना जाता है। उदाहरण के लिए भारत में किसी भी आकार की बस्तियों को नगर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वहाँ नगर पालिका, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति है। देखिए, कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर प्रशासनिक ढांचे को मापदंड माना जाता है। और ऐसे ही यदि हम यहाँ भारत का एग्जाम्पल लेते हैं तो देखिए, जहाँ नगर पालिका है या छावनी बोर्ड है या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति है। इसी प्रकार लैटिन अमेरिका की यदि मैं बात करूं तो वहां का देश है ब्राज़ील व बोलिविया में जनसंख्या का आकार ध्यान नहीं रखते हुए किसी भी प्रशासकीय केंद्र को नगरीय केंद्र माना जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्थिति के अनुसार नगरीय केंद्रों की स्थिति उनके द्वारा संपन्न कार्यों के आधार पर देखी जाती है। उदाहरण के तौर पर किसी आवास शहरगरा की स्थिति के लिए जो आवश्यक बातें होनी चाहिए
वो औद्योगिक नगर, सेना नगर इन समुद्री पतन नगर के लिए आवश्यक स्थितियों से भिन्न है। सामरिक नगरों की स्थिति ऐसी जगह हो जहां इसे प्राकृतिक सुरक्षा मिले। खनिज नगरों के लिए क्षेत्र में आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी खनिजों का पाया जाना आवश्यक है। औद्योगिक नगरों के लिए स्थानीय शक्ति के साधन एवं कच्चा माल व पर्यटन केंद्र के लिए आकर्षक दृश्य या समुद्री तट, औषधीय जल वाला झरना, कोई ऐतिहासिक अवशेष या पतन के लिए पोतश्राय का होना आवश्यक है। ठीक है, जहाँ ये फैसिलिटी मिलती हैं तो उनको हम नगरों में डिवाइड कर सकते हैं, नगर बोल सकते हैं। प्राचीन नगरीय बस्तियों की स्थिति जल, गृह निर्माण सामग्री एवं उपजाऊ भूमि उपलब्धता पर निर्भर रहती है। यद्यपि वर्तमान में उपरोक्त कारकों का महत्व कम नहीं हुआ है, फिर भी आधुनिक प्रौद्योगिकी के कारण ऐसे क्षेत्रों में भी नगरीय बस्तियां जो हैं वह विकसित हो रही हैं जहां उपरोक्त सुविधाएं न हो। पाइपलाइन के द्वारा जल दूर दूर तक पहुंचाया जा सकता है। इन यातायात के साधनों के माध्यम से गृह निर्माण सामग्री है वह भी दूरस्थ क्षेत्रों से प्राप्त की जा सकती है। नगरों के विस्तार के स्थान के अलावा उनकी स्थिति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो नगर महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग के निकट स्थित हैं उनका विकास तेजी से हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। प्रॉब्लम्स फॉर रूरल सेटलमेंट्स देखते हैं। अभी तक मैंने आपको करवाया टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। ठीक है, अभी मैं आपको करवा रही हूँ यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं रूरल सेटलमेंट्स की, जो ग्रामीण बस्तियाँ हैं उनकी। रूरल सेटलमेंट इन द डेवलपिंग कंट्रीज आर लार्ज इन नंबर एंड पुअरली इक्विप्ड विद द इंफ्रास्ट्रक्चर्स। देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज़ की जब हम देखते हैं तो वहाँ की जो ग्रामीण बस्तियाँ हैं, ठीक है, उनमें आर लार्ज इन नंबर, संख्या में वो ज़्यादा मात्रा में होती हैं, एंड पुअरली जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वह भी बेकार होता है। तो देर प्रेजेंट ए ग्रेट चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर प्लानर्स, और यह प्लानर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और अपॉर्चुनिटी अवसर भी हैं। सप्लाई ऑफ वाटर टू रूरल सेटलमेंट इन डेवलपिंग कंट्री इज़ नॉट एडिक्वेट, जो सप्लाई है पानी की, ठीक है, वो रूरल सेटलमेंट्स में, ग्रामीण इलाकों में, इन डेवलपिंग कंट्री इज़ नॉट एडिक्वेट। पीपल इन विलेजेस, यदि लोगों की बात करूँ जो गांव में है, पर्टिकुलर इन माउंटेनियस रीजन में है या अराइड रीजन में है, जो सूखे रीजन में है, हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस टू फेच ड्रिंकिंग वाटर, पानी की, पीने वाले पानी की यदि उपलब्धता के लिए उन्हें लंबी लंबी दूरियां तय करनी पड़ती हैं। वाटर बोर्न डिजीज सच एज कोलेरा एंड जॉन्डिस टेंड टू बी ए कॉमन प्रॉब्लम, और ये वाटर से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि जॉन्डिस से कोलेरा है, और ये सभी क्या है, कॉमन प्रॉब्लम है ऐसी जगह के लिए। एंड द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया फेस कंडीशन ऑफ ड्रॉट, और साउथ एशिया की जो कंट्रीज हैं, ठीक है, वो फेस कर रही हैं ड्रॉट की सिचुएशन को, फ्लड की सिचुएशन को वेरी ऑफन, वह उनके लिए आम है। क्रॉप कल्टीवेशन सिक्वेंसेस इन एब्सेंस ऑफ द इरिगेशन ऑल्सो सफर। फिर उसके बाद देखिए, द जनरल एब्सेंस ऑफ टॉयलेट एंड गार्बेज डिस्पोजल फैसिलिटी कोज हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और यहाँ पर जो एब्सेंस है, टॉयलेट वगैरह की एब्सेंस है, गार्बेज वगैरह कूड़ा कचरे को कहाँ इकट्ठा किया जाना चाहिए, ये सब यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो इनसे यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती हैं। द डिज़ाइन एंड द यूज ऑफ बिल्डिंग मटीरियल ऑफ हाउसेज वेरी फ्रॉम वन इकोलॉजिकल रीजन टू अनदर। ये कहता है कि जो डिज़ाइन है और जो बिल्डिंग मटीरियल है, ठीक है, घरों के निर्माण के लिए जिस बिल्डिंग मटीरियल की रिक्वायरमेंट होती है वह वहाँ के इकोलॉजिकल रीजन के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। द हाउसेज मेड ऑफ मड, जो हाउसेज हैं वह मड से बने हुए होते हैं, वुड से, थैट से, रिमेन सस्पेक्टेबल टू डैमेज ड्यूरिंग द हैवी रेन एंड द फ्लड, और ये ऐसी स्थिति जब भारी बरसात आती है या बाढ़ आती है तो उस स्थिति में ये डैमेज होता है। एंड रिक्वायर प्रॉपर मेंटेनेंस एवरी ईयर, और इन्हें हर साल प्रॉपर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। मोस्ट हाउसेज डिज़ाइन आर टिपिकली डेफिशिएंट इन प्रॉपर वेंटिलेशन, और बहुत सारे घर ऐसे हैं जो इस तरीके से बनाए गए हैं कि वो डेफिशिएंट है, कमी है उनमें प्रॉपर वेंटिलेशन की। एंड बिसाइड, इसके अलावा द डिज़ाइन ऑफ द हाउस इंक्लूडेड द एनिमल शेड, और कुछ घरों का निर्माण इस तरीके से किया गया है कि उनमें है
उनमें एनिमल शेड भी इंक्लूड है अलोंग विद इट्स फूडर स्टोर विद इन इट, एंड दिस इज पर्पजली डन टू कीप द डोमेस्टिक एनिमल्स। और यह किस चीज़ के लिए किया गया है, जो उनके घरेलू पशु हैं उनके लिए, एंड देयर फूड प्रॉपरली प्रोटेक्टेड फ्रॉम द विल्ड एनिमल, और उनके फूड को जो सेव किया गया है, प्रोटेक्ट किया गया है किससे, विल्ड एनिमल्स से, जंगली जानवरों से। अनमेटल्ड रोड्स एंड लैक ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन नेटवर्क क्रिएट ए यूनिक प्रॉब्लम। और यहाँ पर जो वो रोड जो हैं वह अनमेटल्ड हैं, कच्चे हैं, और मॉडर्न कम्युनिकेशन और जो आधुनिक संचार की जो सुविधाएं हैं वह उपलब्ध नहीं है। यह एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ड्यूरिंग रेनी सीजन, यदि बरसात के मौसम की बात करें, द सेटलमेंट रिमेन कट ऑफ। जो ये सेटलमेंट्स हैं, जो ये बस्तियां हैं, इनका जो रिलेशन है वह इनके आसपास के जो एरिया हैं उनसे कट ऑफ हो जाता है बरसात के सीजन में, क्योंकि यहाँ पर कौन से रोड यूज़ होते हैं, अनमेटल्ड कच्चे रोड्स होते हैं इसलिए। एंड पोस्ट सीरियस डिफिकल्टी, और सीरियस डिफिकल्टी कब आती है, इन प्रोवाइडिंग एमरजेंसी सर्विसेज, जब इन्हें आपातकालीन सेवाएं प्रदान करनी होती हैं। इट इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट टू प्रोवाइड एडिक्वेट हेल्थ एंड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर देयर लार्ज रूरल पॉपुलेशन। अब ये क्या कहता है इसमें कि इट इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट, ये भी मुश्किल है, टू प्रोवाइड एडिक्वेट हेल्थ एंड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ स्वास्थ्य से संबंधित जो सेवाएं हैं और एजुकेशन से जो संबंधित सेवाएं हैं, ऐसे बड़ी मतलब पॉपुलेशन जो ग्रामीण पॉपुलेशन है उनके लिए। दिस प्रॉब्लम इज़ पर्टिकुलरली सीरियस, और ये प्रॉब्लम जो है वह सीरियस है। वीयर प्रॉपर विलेजेशन हैज़ नॉट टेकन प्लेस एंड हाउसेज आर स्कैड ओवर ए लार्ज एरिया। अब यहाँ हम देखेंगे अर्बन सेटलमेंट्स के बारे में। देखिए, जैसे हमने रूरल सेटलमेंट्स को किया था, रूरल सेटलमेंट को डिवाइड किया, ऐसे ही यहाँ पर हम देखेंगे अर्बन सेटलमेंट को। तो रैपिड अर्बन ग्रोथ इज ए रिसेंट फिनोमिना। अंटिल रिसेंट टाइम फ्यू सेटलमेंट्स रीच्ड द पॉपुलेशन साइज of more than a few thousand inhabitants. The first urban settlement, जो first urban settlement की बात करें, to reach a population of 1 million, वो कितनी population तक पहुंचा था, 1 million तक, वो सिटी ऑफ लंदन, वो सिटी कौन सी थी, लंदन थी। 1810 and by 1982 approximately 175 cities in the world had crossed the 1 million population mark. प्रेजेंटली जो है वे 54% ऐसी पॉपुलेशन है जो अर्बन सेटलमेंट में निवास करती है। और यदि 1800 की मैं बात करूं, 18th सेंचुरी की बात करूं, तो ओनली 3% पॉपुलेशन ही ऐसी थी जो कहाँ लाई करती थी, अर्बन सेटलमेंट में लाई करती थी। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1800 में ओनली 3%, 1850 में 6%, 1900 में यदि हम देखें 14, 1950 में 30, और लास्ट में यदि हम देखें तो 2017 के अकॉर्डिंग देखें तो टोटल 54% पॉपुलेशन ऐसी है जो नगरों में निवास करती है। क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट देख लेते हैं। द डेफिनेशन ऑफ अर्बन एरियाज वेरीज फ्रॉम कंट्री टू अनदर। ये कहता है कि जो डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन, अर्बन एरियाज की डेफिनेशन की यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो हर कंट्री के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन जो है वह अलग अलग है। Some of the common bases of classification are size of population, occupational structure and administrative setup. Population size की बात करते हैं. It is an important criteria used by most countries to define urban areas. देखिए यहाँ हम देखें तो जो पॉपुलेशन साइज़ है वह ज़्यादातर कंट्रीज़ में मतलब इसी के अकॉर्डिंग मतलब डिफाइन किया जाता है वहाँ के अर्बन सेटलमेंट्स को। द लोअर लिमिट ऑफ द पॉपुलेशन साइज फॉर ए सेटलमेंट टू बी डिजाइंड एज अर्बन इज़ 1500 इन कोलंबिया। देखिए लोअर से लिमिट की यदि पॉपुलेशन साइज़ की मैं बात करूँ तो ऐसी बस्तियाँ जो अर्बन हैं, नगरीय हैं, तो उनकी पॉपुलेशन कोलंबिया में 1500, 2000 अर्जेंटीना और पुर्तगाल में, और 2500 यूएसए में, थाईलैंड में, यूएसए एंड थाईलैंड में, एंड 5000 इंडिया में, एंड 3000 इन जापान में। बिसाइड द साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन के अलावा और कौन से फैक्टर्स देखे जाते हैं, डेंसिटी भी देखी जाती है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, एंड यू नो वेरी वेल अबाउट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, जनसंख्या का घनत्व। और इंडिया की यदि हम यहाँ चीज़ देखें तो इंडिया के अंदर कितनी 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर
होने चाहिए और शेयर ऑफ नॉन एग्रीकल्चर वर्कर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन इन इंडिया, और कितने वहाँ के लोग मतलब नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, यह चीज़ भी देखी जाती है। कंट्रीज़ विद द लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जिन कंट्रीज़ की डेंसिटी जनसंख्या की कम है, मे चूज़ ए लोअर नंबर, वो क्या कर सकते हैं, एक कम नंबर को चूज़ कर सकते हैं, कम डेंसिटी को चूज़ कर सकते हैं। कट ऑफ फिगर कंपेयर टू डेंसिटी पॉपुलेटेड कंट्री, इन डेनमार्क और स्वीडन फिनलैंड की बात करूँ, ऑल प्लेसेस with a population size of 250 persons are called urban, जहाँ की डेंसिटी पॉपुलेशन 250 है। देखिए इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमने डेंसिटी वाली चीज़ को देखा तो वो कितनी होनी चाहिए, 400 होनी चाहिए। बट यदि मैं यहाँ पर जो कंट्रीज जिनकी पॉपुलेशन कम है, ठीक है, तो वहाँ जैसे कि डेनमार्क है, स्वीडन है, फिनलैंड है, तो वहाँ पे कितना इसने बोला है, 250% बोला है, जिस एरिया को अर्बन कहा जाएगा। द मिनिमम पॉपुलेशन फॉर ए सिटी इज़, कम से कम एक होनी चाहिए 300 इन आइसलैंड एंड वेयर एज कनाडा एंड वेनेजुएला 1000 पर पर्सन। अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। इन सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज की बात करें, सच इज इंडिया, द मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एडिशन टू द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन डिजाइनिंग ए सेटलमेंट एज अर्बन आर ऑल्सो टेकन क्राइटेरिया। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर भी मतलब यह चीज़ें देखी जाती हैं या मतलब डिज़ाइन किया गया है एक अर्बन सेटलमेंट को। और सिमिलरली यदि इटली की बात करें, द सेटलमेंट इज कॉल्ड अर्बन इफ मोर देन 50% ऑफ द इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन इज इंगेज इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। ठीक है, ये यहाँ पर क्या कहता है, यदि एक इटली कंट्री का हम एग्जांपल लें तो इटली कंट्री में अर्बन सेटलमेंट किसे कहा गया है, इटली कंट्री में अर्बन सेटलमेंट उसे कहा गया है जो वहाँ की जो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है वो मोर देन 50% यदि नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो उसे अर्बन सेटलमेंट कहा जाएगा। और इंडिया में यह कंडीशन 75% से अबव पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। Administration, the administrative setup is a criteria for classifying a settlement as urban in some countries. For example, in India, a settlement of any size is classified as urban. यदि हम इंडिया की बात करें तो एक ऐसा सेटलमेंट जो शहरी है किसे माना जाता है, जहाँ पर म्यूनसिपैलिटी हो या कैंटोनमेंट बोर्ड हो या फिर नोटिफाइड एरिया काउंसिल हो। सिमिलरली लैटिन अमेरिका की कंट्री की बात करें तो वहाँ पर ब्राज़ील और बोलिविया ऐसी 2 कंट्री हैं जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर इज कंसिडर्ड एज अर्बन इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स पॉपुलेशन साइज।